तो प्यारे बच्चों, हम अभी तक रस्सी के ऊपर अप्रगामी तरंगों का डिस्कशन कर रहे हैं। रस्सी के ऊपर अप्रगामी तरंगों को कैसे बनाया जाता है, क्या उनकी समीकरण होते हैं, उनके बारे में जाना, और उनकी तरंगों की समीकरण कैसे लिखती है उनके बारे में जाना और जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रस्सी में कंपन जो होते हैं, जो अप्रगामी तरंगे बनती हैं, वो किस किस तरीके से, कितने तरीके उसके हैं बनने के, क्या क्या विधाएं हैं बनने की। अगर हम मान लो कोई रस्सी ले ले यार हाथों में दोनों पकड़ के, तो हमारे लिए दोनों हाथ जो होंगे उस रस्सी के लिए वो बनेंगे स्थिर सिरे, यानी कि फिक्स एंड बन जाएंगे। जब उनको स्थिर सिरे की तरह आप मान करके चलोगे तो आप एक जगह से आप उसमें ऊर्जा दोगे। मान लो रस्सी बांध लो, रस्सी की जगह चलो आप रबड़ बांध लो, रबड़ बांध ली, रबड़ को ऐसे खींच के छोड़ दो तो ऐसे ऐसे करेगी, ऊपर नीचे चलेगी वो ऐसे, ठीक। तो जो ऊपर नीचे चलेगी ना वो, तो वही क्या है, एक तरह से उसमें क्या बन गई, वो अप्रगामी तरंग। लेकिन वो हमेशा अप्रगामी तरंग बने ये जरूरी नहीं है। किस फ्रीक्वेंसी की अप्रगामी तरंग बनेगी, कब बनेगी, उसके बारे में जानते हैं कि कब किस आवृत्ति की अप्रगामी तरंग बन जाएगी। वो अप्रगामी तरंग के बनने की क्या क्या इसके विधाएं हैं, क्या क्या उसके मोड ऑफ वाइब्रेशन है ना, क्या क्या उसके तरीके हैं, किन किन फ्रीक्वेंसी पर बनेगा। तो ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक रस्सी है, ऐसा समझ लो कि एक रस्सी है जिसको हमने दो फिक्स सिरे, स्थिर सिरों में बांध दिया, ठीक। पहला ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने इसको मान लो पकड़ के ऐसे छोड़ दिया तो उसमें ऐसे वाइब्रेशन होंगे। आप ये समझ लो कि जब ये ऐसे 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 चलता रहेगा इसमें, तो इधर से ऊर्जा चलेगी, इधर से टकराएगी, इधर से चलेगी, इधर से टकराएगी, इधर से चलेगी, इधर से टकराएगी। तो इसका मतलब इसमें ऊर्जा इन दो स्थिर सिरों के बीच में जो है एक तरह से बाधित हो गई है, यानी कि कन्फाइंड होगी, स्टोर होगी, इनके बीच में चलती रहेगी ऊर्जा। और अगर जब ऊर्जा का कोई लॉस ना माने तो हमेशा के लिए ये ऊर्जा कंपन करती रहेगी। तो वो एक तरह से उसमें अप्रगामी तरंगे या स्टैंडिंग वेव बना चुका होता है। लेकिन हमेशा बनाए जरूरी नहीं है, कब बनाएगा, कितनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाएगा, उसकी गणना करनी है हमें यहां पर। जैसे अगर हम बात करें कि हमें इतना पता है कि जब भी अप्रगामी तरंग बनती है तो उसमें कुछ बिंदु ऐसे आते हैं जो हमेशा रेस्ट पर आते हैं, जिनको हमने नाम दिया था नोड। नोड का मतलब था, क्या नाम था नोड का मतलब? निस्पंद। और एंटी नोड का मतलब था प्रस्पंद। तो प्रस्पंद और निस्पंद बनते थे। हमें पता है कि जहां फिक्स सिरे हैं तो यहां पे नोड बनते हैं, निस्पंद बनते हैं, यहाँ पे निस्पंद बनते हैं। तो इसमें क्या बनेगी, यहाँ पे निस्पंद बनेगा तो यहाँ पे निस्पंद बनेगा। तो सबसे छोटी तरंग क्या बन सकती है इन दोनों के बीच में? सबसे छोटी तरंग तो यही बन सकती है, ठीक। यही चलती रहेगी ऐसे से। इसका मतलब अगर ये तरंग बनी, मान लीजिएगा इसकी लंबाई कितनी है, L है, तो अगर ये तरंग बनी तो ये आधी तरंग बनी। आधी तरंग बनी तो ये किसके बराबर बनी? λ/2 के। तो λ/2 के बनी। ओ, इसका मतलब लैम्बडा कितना आ गया? 2L के बराबर आ गया, लैम्बडा 2L के बराबर आ गया। तो ये रस्सी है, ये क्या है? रस्सी है, रस्सी है ना, स्ट्रिंग है भाई। और हम किस पर तरंग पढ़ रहे हैं? रस्सी पर तरंगों की बात कर रहे हैं। रस्सी पर तरंग जो चलती है उसकी चाल क्या होती है? रस्सी पर तरंगों की चाल क्या होती है? v/t/μ। तो इसका मतलब अगर हमें फ्रीक्वेंसी की बात करनी, फ्रीक्वेंसी होती है v/λ। तो लैम्बडा तो हो गया 1/2L, और बेटे ये हो गया 1t/μ। तो ये इसकी आवृत्ति, अगर इस आवृत्ति की इसमें तरंग जनरेट की जाएगी, उत्पन्न की जाएगी, तो इसमें यहां पर क्या होगा? इसमें यहां पर अप्रगामी तरंग उत्पन्न हो जाएगी। और इस आवृत्ति के साथ साथ इसका स्पेशल नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रथम सन्नादी, पहला, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। प्रथम सन्नादी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं, v/λ = दिस। अच्छा, ये चूंकि इससे छोटी इसमें तरंग नहीं बन पाएगी अगर अप्रगामी तरंगे इसमें आनी है। अगर अप्रगामी तरंग बननी है तो ये आपकी λ/2 की सबसे छोटी समझ लो। तो इससे छोटा मोड ऑफ वाइब्रेशन विधा नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी सबसे छोटी आवृत्ति है, इसीलिए इसको बोलते हैं मूलभूत आवृत्ति। मूलभूत आवृत्ति यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फंडामेंटल आवृत्ति हो गई है, मूलभूत आवृत्ति हो गई है। अब अगर हम सोचे कि भाई हम तो इसमें और आवृत्तियों की अप्रगामी तरंगे
पर आना चाहते हैं, इसमें ओरावर्ती की तरंगे लाएं, तो सोचो यहाँ पे तो नोड बनेंगे ही बनेंगे। अगर दूसरी तरंग लानी है, दूसरा केस मान लो, दूसरी तरंग लानी है, सोचो ये लो, ये लेंथ है L, तो ये तो पक्का है कि यहाँ पर नोड बनेंगे। तो तरंग जब यहाँ से नोड बनेंगे तो ये की बन सकती है या फिर ऐसे घूम करके वापस जा सकती है। इसका मतलब इसके बाद अगर अगली तरंग इसमें अपरगामी के लिए बन सकती है तो वो है ये। ठीक भाई, एक बार में एक ही दिखाई देगी, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ दिखेंगे। ऐसा लगता है कि शायद ऐसे जब वाइब्रेशन करती है एक्चुअल में एक साथ नीचे जाते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, एक साथ ऊपर जाते हैं, है ना। तो अपरगामी तरंगों की खास बात थी। तो ये अच्छा, ये कितनी वेवलेंथ होगी, तो पूरी एक तरंग है, ये तो लैम्बडा हो गई, तो इनके लैम्बडा बराबर क्या आ गया L। तो भाई दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई F2 मान लो, तो ये इसको F2 मान लिया, तो क्या आएगा V बाई लैम्बडा, तो 1/L अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। इसको क्या नाम देंगे, अगर मैं इसको बहुत ध्यान से देखूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूं, अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। तो ये अपनी पहली थी, तो पहली को हमने F1 नाम दे दिया अगर, तो ये बन गई एक तरह से 2F1। तो दूसरा, पहली आवृत्ति का जितना गुणा होता जाएगा उसको बोलते हैं सन्नादी, कि पहला सन्नादी, दूसरा सन्नादी। तो ये तो पहला सन्नादी था, एक ही गुणा ही था, ये दुगुना हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, दूसरा सन्नादी। दूसरा सन्नादी नामकरण है, याद रखना है, सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। अच्छा, सेकंड हार्मोनिक है ना, तो बिल्कुल मूलभूत था, बेसिक था, उसमें डबल हो गया। जितना ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाए उसको बोलेंगे उसका अधिस्वरक, है ना। अधिस्वरक जैसे बोलते हैं ओवरटोन, है ना। तो ये अपना हो गया क्या, ये इसका पहला फर्स्ट अधिस्वरक है। कितना अधिक है, पहला अधिक है, एक किस कंपेयर में, है ना, अधिक हो गया ना, इतना अधिक हो रहा है एक तरह से ये इससे। तो पहला अधिस्वरक या फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, ये नामकरण है, आपको इसको याद रखना है, ठीक। अच्छा, अगर मान लो आप तीसरा केस भी ले लेते हैं, तीसरे केस में आपने इतनी ही लंबी रस्सी को क्या कर दिया, ऐसा कर दिया यहां से यहां के बीच में, और सोचो कितने बन सकते हैं फिर, ये लो, ये बन सकता है, ये बन गई अपरगामी तरंगे। और कोई इससे छोटा, भाई सबसे छोटा तो ये था, इसके बाद सिर्फ यही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो नोड बनाने ही बनाने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे भी नोड बनाने ही बनाने पड़ेंगे। तो ये नोड हो गया, यहाँ पर भी नोड हो गया, ठीक है, ये भी नोड और ये भी नोड हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद आप देखोगे लंबाई तो अपनी L ही थी, लेकिन देखो एक तरंग तो ये और आधी तरंग ये, तो कितनी होगी, 1.5 तरंग होगी, 3 लैम्बडा बाई 2 होगी ये वाली इतनी, तो 3 लैम्बडा बाई 2 L, तो लैम्बडा बराबर 12 बाई 3, ये आ गया। तो तीसरी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, V बाई लैम्बडा, तो इसको यहाँ रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बाई 12 अंडर रूट ऑफ T बाई म्यू। तो ये क्या आ गई, 3 इंटू F1। तो यानी कि ये क्या कहलाएगा, तीसरा हार्मोनिक या तीसरा सन्नादी, ये कहलाएगा तीसरा सन्नादी, ये कहलाएगा तीसरा सन्नादी। और तीसरा सन्नादी कहो या फिर उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, पहला वाला तो फर्स्ट ओवरटोन था, पहला अधिस्वरक था, तो ये बन जाएगा दूसरा या सेकंड अधिस्वरक, दूसरा अधिस्वरक। तो अब हम इसको सामान्य कर लेते हैं, जर्नलाइज कर लेते हैं, बिल्कुल व्यापक रूप क्या होना चाहिए। व्यापक रूप होने के लिए इसमें क्या करेंगे भाई, व्यापक रूप करने के लिए इसको हम एक काम करते हैं। अच्छा, इसमें कितने हमारे, एक तरह से 2 खंड, एक ही खंड हो गया, एक खंड में काम चल गया। इसमें कितने सेगमेंट हुए, 2 सेगमेंट, 2 खंडों में काम हो गया, 2 भागों में काम हो गया ना, खंड मतलब भागों में। और इसमें कितने, 1 2 3 भाग में, 3 भागों में। तो ऐसे 3 भागों में तो तीसरी, 2 भागों में तो 2 आ गया, दुगना आ गया, 1 भाग था तो 1। ऐसे अगर n भाग करें तो क्या आएगा, चलो जी, रस्सी वही है, L लंबाई की है, तो बेटे यहाँ पे नोड ही बनेंगे, यहाँ पे क्या बनेंगे, नोड। नोड का मतलब क्या था, निस्पंद, निस्पंद नाम दिया था इनको। तो यहाँ से ये, तो ये कितने हैं, n भाग हो गए इसके। अगर n भाग हो गए तो n भाग होने पर फाइनली तो यहीं पर आएगा,
पूरी तरंग बनेगी 1 2 3, 3 मान लो, ऐसे क्या हो गया n भाग है, तो n तरंगे आ गई, तो ये लंबाई किसके बराबर आ जाएगी, n लैम्बडा के। अगर n भाग है तो n लैम्बडा के बराबर आएगी। चलिए यहाँ पे रस्सी के हमने n भाग कर दिए हैं। n भाग कर देने का मतलब 1 भाग ये है, 2 भाग ये है, 3 भाग ये है, 4 भाग ये है, तो n और यहाँ तक की लैम्बडा बाई 2 हो जाएगी। तो 1 लैम्बडा बाई 2 यहाँ तक की मिलाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n भाग है तो n लैम्बडा बाई 2, ये पूरी लंबाई हो जाएगी n इंटू लैम्बडा बाई 2 के बराबर, क्योंकि 1 भाग की लंबाई लैम्बडा बाई 2 के बराबर है। यहाँ पर क्या बनेंगे, निस्पंद 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 बनेंगे। क्लियर। अच्छा, तो n लैम्बडा बाई 2 इक्वल टू l, तो लैम्बडा कितना आ गया 12 बाई n, तो आपकी nवें नंबर की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी v बाई लैम्बडा। v कितना आ जाएगा भाई, v कितना आ जाएगा अपना रूट टी बाई म्यू। लैम्बडा की वैल्यू क्या बनेगी n बाई 12। ये देखो ध्यान से, ये क्या बनी, ये बन गई n इंटू f1, यानी कि ये कौन सा हार्मोनिक, कौन सा सन्नादी हुआ, nth सन्नादी, ये nth सन्नादी हुआ या फिर nth हार्मोनिक। जितना गुना भी प्रारंभिक वाली का होगा, प्रथम का होगा, उसको ही हार्मोनिक बोल देंगे। लेकिन क्या ये nth है तो उससे एक कम, जैसे पहला था, पहले वाले में तो हमारे पास अधिसवरक नहीं था, दूसरे में था तो पहला अधिसवरक, तीसरे में था तो दूसरा। अगर n के हिसाब से सोचे तो n-1 अधिसवरक, जिसे हम क्या बोलेंगे ओवरटोन, जिसे हमने क्या बोलना है ओवरटोन बोलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं कि f1 f2 f3 f4 इन सब का रेशियो की बात करूं तो क्या होगा 1:2:3। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर इनके अनुपात में ये आवर्तियां होती हैं। किस केस में, जब ये अपना कैसा हो, स्थिर सिरा हो, ये अपना स्थिर सिरा हो, फिक्स्ड एंड हो। फिक्स्ड एंड होगा तो यहाँ नोड ही बनेंगे। नोड का मतलब आपके पास निस्पंद बन जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी, बहुत आसान है। अब इसमें सवाल कैसे पूछता है, बोलेगा कि रस्सी को जो है तीसरी अधिसवरक के लिए, थर्ड अधिसवरक के लिए कितनी आवृत्ति होती है रस्सी में। रस्सी में आपको चाल दे देगा कि और तरंग धैर्य दे देगा, या चाल दे देगा उसमें रस्सी में तनाव निकालने के लिए रस्सी को मान लो उसने बांध दिया, किससे, इसी पुली ब्लॉक सिस्टम से बांध दिया, तो टी बराबर mg से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि बोला कि भाई दूसरा सन्नादी बने तो कितनी आवृत्ति होनी चाहिए, तो ये लगा देंगे। बोला कि तीसरा सन्नादी बने तो कितनी आवृत्ति होनी चाहिए, ये बना देंगे। बोला दूसरा अधिसवरक है तो कितनी आवृत्ति होनी चाहिए, ये आ गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ आवृत्ति भी दे सकता है, बोलेगा कौन सा सन्नादी है, कौन सा इसमें अधिसवरक है। तो ये बस छोटे छोटे से सवाल इसमें पूछे जाते हैं अप्रगामी तरंगों के बनने के लिए। ओके, तो हमने स्थिर सिरे से रस्सी को बांधा, लेकिन अगर रस्सी स्थिर सिरे से ना बांध करके एक सिरा इसका खुला कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए, यानी कि फ्री कर दिया जाए, मुक्त। अगर मुक्त कर दिया जाए तो बेटे एक सिरा मुक्त कर दिया, ये लो जी। मुक्त कर देने का मतलब क्या था कि एक भारहीन छल्ले को हमने एक कैसी छड़ में बांध दिया, एक ऐसी छड़ में बांध दिया जिसमें हमारे पास उसका कोई घर्षण नहीं है। तो जब ये क्या होगा, जब इसमें यहाँ से तो क्या हुआ, स्थिर सिरा हो गया, तो ये तो स्थिर सिरा हो गया, तो यहाँ से तो तरंग टकरा करके वापस जाएगी। यहाँ पर से क्या आ जाएगी, तरंग ऊपर तक जाएगी, है ना। तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला नहीं ऊपर जा सकता। लेकिन तो सोचो अगर मैं इसमें तरंग जनरेट करना चाहता हूँ, तरंगे उत्पन्न करना चाहता हूँ, वो भी कैसी, अप्रगामी तरंगे, तो जब इसमें मैं ऊर्जा दूंगा तो ये ऊपर तक जाएगा, टकरा करके वापस भी आएगी, वापस उसी के फेज में आएगी, उसी के कला में आती है, ये हमें पता है। तो होगा क्या, तो फिर वो दोनों आएगी तो मिलेंगी, मिलने से फिर क्या बनेगा, अप्रगामी तरंगे, क्योंकि एक इधर से आ रही होगी, एक इधर से आ रही होगी, अप्रगामी तरंग मिल करके बनेगी। तो हमें क्या दिखाई देगा, तो हमें इसमें जो तरंगे उत्पन्न होगी सबसे छोटी आवृत्ति की सबसे कम वेवलेंथ कौन सी मिलेगी। अगर मान लो रस्सी की लंबाई l मान लूं, तो क्या ये मेरा ये सिरा यहाँ तक जाएगा और इधर यहाँ तक जाएगा, क्या ये ऐसा जाएगा,
इससे छोटा तो नहीं जा सकता, क्योंकि या तो नोड बनना कंफर्म है, लेकिन ये खुला है, तो यहाँ क्या बनेगा, एंटी नोड, प्रस्पंद। यहाँ तो निस्पंद बनना कंफर्म है, तो ये तो फ्री है, यहाँ पे प्रस्पंद बनेंगे, यहाँ पे प्रस्पंद बनेंगे, इससे छोटी तो नहीं हो सकती भाई इस केस में, है ना। तो अगर अप्रगामी तरंग बननी है तो अपनी कितनी आवृत्ति इसमें यहाँ उत्पन्न होनी चाहिए, वो आवृत्ति हमारे पास होनी चाहिए F1 बराबर V बाई लैम्बडा। तो V तो क्या है, रस्सी है, रस्सी में तनाव कितना है, अंडर रूट टी बाई म्यू से, और लैम्बडा कितना आ जाएगा बेटा, लैम्बडा आ जाएगा, ये कितनी लेंथ हो गई, क्या ये लैम्बडा बाई 4 है, यस, क्योंकि एक चौथाई लंबाई है, तो लैम्बडा बाई 4 बराबर L, तो लैम्बडा बराबर 4L, यहाँ रख दो 1/4L। तो ये क्या कहलाएगी, इसकी पहली, सबसे पहली आवृत्ति है, इससे छोटी आवृत्ति नहीं, इससे कम आवृत्ति नहीं आ सकती इसमें, इसका मतलब ये इसकी मूलभूत आवृत्ति कहलाएगी, मूलभूत आवृत्ति, ये लो जी, मूलभूत आवृत्ति, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। चलो जी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, है ना। तो इसी को हम क्या भी बोलेंगे, इसको हम ये भी बोलेंगे फर्स्ट सन्नादी, फर्स्ट सन्नादी, यानी कि प्रथम सन्नादी या फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, इसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल देंगे या प्रथम सन्नादी भी बोल सकते हैं। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे तो बीच में और भी आने चाहिए, है ना, क्या हो सकते हैं, केस सेकंड देखते हैं। तो ये यहां से क्या ये पॉसिबिलिटी है, इससे छोटा कोई पॉसिबल है इसके बाद, यस नहीं, इसके बाद से छोटा कोई पॉसिबल नहीं है, यानी कि बीच में एक नोड, फिर एक नोड, फिर एक एंटी नोड, नोड नोड एंटी नोड, मतलब निस्पंद निस्पंद प्रस्पंद। तो यानी कि ये लंबाई तो अपनी L ही थी, बट ये कितनी है, क्या ये लैम्बडा बाई 2 हुई, ये कितनी है, क्या ये लैम्बडा बाई 4 हुई, तो लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 4 इक्वल टू L, और यहाँ से लैम्बडा बराबर बट ये कितना जाएगी, 3 लैम्बडा बाई 4, यानी कि 4L बाई 3, 4L बाई 3, तो लैम्बडा इक्वल टू आ गया 4L बाई 3, यानी कि हमारे पास क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अब अपने पास फ्रीक्वेंसी निकालनी दूसरी, तो V बाई लैम्बडा, V कितना आ गया, अंडर रूट टी बाई म्यू, लैम्बडा कितना आ गया, लैम्बडा कितना आ गया भाई, ये रखेंगे तो ये आएगा 3/4L। अगर बहुत ध्यान से देखो तो दिस इज 3 इंटू F1, तो इसमें 2F1 नहीं आया, 2F1 गायब हो गया, यानी कि सम संख्या वाले तो इसमें से गायब हो जाएंगे, आगे भी देखना आप। तो 3F1, तो इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे तीसरा, जितना गुना पहले वाली का होगा, तीसरा सन्नादी या पहला ओवरटोन, पहला अधिस्वरक। ये बड़ा अच्छा नामकरण है, आपको याद रखना है, प्रथम या फर्स्ट अधिस्वरक, जिसे हम ओवरटोन भी बोलते हैं, जो ओवर हो गया, कितना ओवर हो गया, 3 गुना ओवर हो गया, है ना। तो अब इसके हिसाब से तो मैंने दूसरी निकाली, अब तीसरी भी निकाल लेते हैं, चलो। तीसरी की बात करें तो तीसरी की बात करने पर ये आपके पास यहां से ये अपने पास मान लो कि हमारे पास यह लाइन आ गई, कौन सी, मुक्त सिरे की। अगर ये मुक्त सिरे की आ गई तो भाई यहां से चलेंगे ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो जी। अब कितनी आ गई देखो, ध्यान से देखो, क्या हमारे पास अगर इसको ध्यान से देखें तो 3 जगह तो बने निस्पंद और 1 जगह बना प्रस्पंद। अब सारों की लंबाई जोड़ लो, उसमें क्या हुआ, यानी कि ये n, ये भी n, ये आपका an, ठीक, ये आपका n, इसका मतलब क्या हुआ, निस्पंद 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 प्रस्पंद। ऑफ बड़ा अच्छा है भाई, लो जी L, L कितना आ गया, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 4 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 4, कितना, लैम्बडा बाई 5 लैम्बडा बाई 4, तो लैम्बडा आ जाएगा कितना, 4L बाई 5, 4L बाई 5, ठीक है, 4L बाई 5 आ गया, लैम्बडा इक्वल टू 4L बाई 5 आ गया। अच्छा, अब F3 निकालें अगर, तो F3 कितना जाएगा, या जाएगा 5/4L, लैम्बडा की जगह आ जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू, तो ये कितना आ गया 5F1। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये पांचवा सन्नादी, ये 5वां सन्नादी हो गया। या
पहला ओवरटोन था तो ये कौन सा हुआ, दूसरा अधिस्वरक, दूसरा अधिस्वरक। और इसमें अगर मैं बात करूं कि F1 अनुपात F2 अनुपात F3 की, या तो क्या आएगा 1:3:5। अगर मैं सामान्य वाले की बात करूंगा, सामान्य वाले की भी कर लेंगे, लेकिन पहले इतनी बातें समझ में आनी चाहिए कि सामान्य वाले की बात करेंगे तो क्या आएगा, और आरे सारे विषम आरे तो 2n+1 आ जाएगा ऊपर, बस सारे विषम वाले आते चले जाएंगे। ठीक है। हाँ, जैसे सामान्य की बात करें तो सामान्य की अगर बात करें तो भैया आप ये मान लो कि हम यहाँ पर ये रस्सी बंधी हुई है तो इसमें n कंपन्स हो जाएंगे इस तरह के। ये तो पक्का है कि यहाँ पे नोड और यहाँ पे एंटी नोड, एंटी नोड मतलब प्रस्पन और नोड मतलब निस्पन। बेटे λ/4 होता ही है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो सारे विषम आएंगे, यानी कि Fn क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे 2n+1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2n+1/4l √t/μ। तो हम कहेंगे कि हमने जब देखा कि भाई 3F1 5F1 7F1 अगर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसमें केवल विषम सन्नादि ही उत्पन्न होते हैं। अच्छा, इस तरह की सेम कहानी हम आगे भी पढ़ेंगे, कहां पर, ध्वनि तरंगों में पढ़ेंगे। ध्वनि तरंगों में थोड़ा सा नामकरण बदल जाएगा, ऑर्गन पाइप के अंदर बंद पाइप और खुले पाइप आएंगे दो, उन बंद पाइप और खुले पाइप में भी ऐसे ही मुक्त सिरे और फिक्स सिरे की तरह के सवाल आएंगे, उसमें भी हमारे पास ऐसे ही सन्नादि उत्पन्न होंगे, लेकिन वहां पे भी कैलकुलेशन वैसे सी रहेगी, क्योंकि बात तो वेव की कर रहे हैं, तरंगी तो है फिलहाल तरंगी, भाई ध्वनि तरंगे भी तरंगे ही हैं, ये रस्सी पर तरंगे हैं, वो ध्वनि तरंगे हैं, वो हवा में चलेंगी, माध्यम में चलेंगी। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सारी कैलकुलेशन वापस रिपीट होगी। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि किसी रस्सी में अगर अप्रगामी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं तो किस किस फ्रीक्वेंसी की तरंगे वास्तव में उत्पन्न हो सकती हैं जिससे कि अप्रगामी तरंगे बन जाएं। चलिए जी, हम इसमें अब सीखते हैं कि अगर आपको कोई भी अप्रगामी तरंग की समीकरण लिखनी है तो उसमें आपको किस किस तरीके से आपको पहचानना कि हाँ ये अप्रगामी तरंग है, और इसको लिखने का तरीका क्या है, इसकी समीकरण कैसे निकालेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि चाहे आपके पास प्रगामी तरंग हो चाहे अप्रगामी तरंग हो, आपको सरल आवर्त गति तो आनी चाहिए। SH आती होगी तो कोई भी तरंग की समीकरण लिखना आसान है, क्योंकि जब हम प्रगामी तरंगों की समीकरण लिख रहे थे तब भी हमारे काम कौन आया था, सरल आवर्त गति में फेजर डायग्राम, तो यहाँ पर भी वही काम आने वाला है। और उनकी जो स्टैंडर्ड मानक समीकरण थी वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, और उसमें बस फेज निकालना मेन होता है। तो यहां पर भी हमारे पास जो स्टैंडर्ड समीकरण थी, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये थी y = 2a sin kx cos ωt, यही तो थी। लेकिन वास्तव में आपने ऐसी समीकरण पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं साइन भी हो सकते हैं, कोस भी हो सकते हैं, साइन भी हो सकते हैं, साइन कोस भी हो सकते हैं, डिपेंड किस पे करेगा, उनके फेज पर, है ना। तो वास्तव में तो यहाँ पे कोई भी φ01 मान सकता हूं, चाहे यहाँ पे साइन भी हो तो sin ωt प्लस φ02, इसके फेज भी हैं, इसके कला भी हैं। सोचो अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो कोस हो जाएगा यहाँ पर, ये 90 डिग्री हो जाए तो ये कोस हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका जो है 0 हो जाए तो ये साइन रहेगा। लेकिन ये वाला कौन सा पद था, सरल आवर्त गति वाला, और ये वाला कौन सा था, ये आयाम वाला था, ये आयाम है। लेकिन ये आयाम क्या था, अलग अलग, x के लिए अलग अलग है। अगर x = 0 पर ये 0 है तो इसका मतलब वहां पर निष्पन्न बनते हैं। हमने बात की थी बेटे, जब भी हमारे पास कोई अप्रगामी तरंग बनती है तो अप्रगामी तरंग बनने में हमें किताबों में ऐसे दिखाया जाता है कि किताबों में वो ऐसे दिखती है, ये आपके पास आ गई, और किताबों में आपको ऐसे दिखा देंगे वो। तो ये दिखाने का तरीका है अप्रगामी तरंग को। वास्तव में तो क्या होता है कि भाई वो जो अपने पास लूप बनते हैं, एक लूप के सभी कण, रस्सी के सभी कण एक साथ ऊपर जाते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। तो जो ऊपर जा रहे हैं किसी इंस्टेंट पर वो दिख जाते हैं, या फिर नीचे जा रहे हैं वो दिख जाते हैं। तो बहुत तेजी से देखने पर तो ऐसा करती दिखती है, तो इसलिए मतलब ऊपर नीचे के लूप दिखते हैं हमें। रस्सी या कोई रबड़ को अगर आप किन्हीं दो बिंदु पर बांध लेंगे तो आप देखोगे कि ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, निष्पन्न 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 निष्पन्न। तो इसमें निष्पन्न में ये इसका आयाम हो गया, अधिकतम आयाम। अधिकतम कितना होता था बेटे, याद है 2a।
इस कण का अधिकतम आया, लेकिन ये वाला कण अधिकतम इतना ही जा सकता है, ये वाला कण अधिकतम इतना ही जा सकता है। कितना होगा ये 2a sin kx प्लस फाइव नोट 1, ये होता है वास्तव में, है ना, ये होता है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई ये जो कणों के आयाम है, एक ही कण ऐसा है जिसका 2a आयाम है, बाकी सबके इससे कम होंगे क्योंकि अलग अलग x के लिए आयाम अलग अलग है, परिवर्तनशील है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अगर मान लो ये सब ऊपर जा रहे हैं, मान लो ये सब ऊपर जा रहे हैं, तो ये अपनी इनकी कौन सी स्थिति है, ये इनकी सबसे एक्सट्रीम सीमांत अवस्था में है, अधिकतम विस्थापन, सीमांत या अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है। ठीक है, तो ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति में आ गए। अगर ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे कण यहां पर एक साथ पहुंचे, सारे के सारे कण एक साथ अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है, लेकिन सबका विस्थापन 2a नहीं है, सबका विस्थापन, इसमें एक ही कण ऐसा है जिसका 2a, इसका कम भी होगा। एक साथ ऊपर पहुंचे, एक साथ नीचे पहुंचेंगे, एक साथ ऊपर पहुंचे, एक साथ नीचे, यानी कि सारे के सारे कण एक साथ ऊपर पहुंचने का मतलब एक लूप के सभी कणों का कला या फेज, एक लूप के सभी कणों की कला समान होती है, सभी कणों की कला समान होती है, सबकी एक समान होती है जो एक लूप में है। जैसे ये वाले रस्सी के कण कहाँ गए, ये नीचे गए, मान लो ये नीचे गए, अपनी मैक्स स्ट्रीम पर है, तो ये एक साथ एक समान कला में है, ये एक साथ एक समान कला में, लेकिन इनसे अलग कला में है, इनसे अलग कला में है, ये इनसे अलग कला में, लेकिन इनके सारे कण एक साथ ऊपर पहुंच रहे हैं। ये वाले का भी, ये वाले का भी, इसका भी फेज, उसका भी फेज, इसका भी कला समान होगी क्योंकि एक साथ। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। पर एक साथ यहां होंगे, एक साथ नीचे होंगे, एक साथ जाएंगे, तो समान कला में होते हैं सारे एक लूप के कण। लेकिन ये वाले कण के साथ अगर देखा जाए तो इसके और इसके लूप में भी सारे एक साथ जाएंगे। अगर इन दोनों लूप की बात करें, मान लो इसको लूप नंबर देता हूं 1, इसको नंबर देता हूं 2, 1 तथा 2 के कणों का कलांतर कितना होगा, देख के भी पता लग जाता है कि एक साथ ऊपर जा रहे हैं, एक साथ नीचे मैक्सिमम पर आ रहे हैं, कलांतर कितना जाएगा 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। इतना इनके अंदर कलांतर होता है, इसके इसके बीच में, इसके इसके साथ होगा, इसके इसके साथ होगा, लेकिन इसके खुद के सारे कण जो होंगे एक साथ क्या होंगे, समान कला में। अगर इसके खुद के सारे कणों की बात करें तो इसके सारे कण एक साथ समान कला में होंगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला है। और हर एक कण का आयाम अलग अलग होता है, हर एक कण का आयाम अलग अलग होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको अपने दिमाग में डाल कर रखने, याद भी रखना है ना। अब हमें देखना है कि भाई अगर हमें ऐसे कोई तरंग दे दी जाए तो उसके समीकरण कैसे लिखें। और समीकरण के लिए मैंने बता दिया कि 2a sin kx 501 sin, ये अपने समझ लो ये सारी की सारी अप्रगामी तरंगों की समीकरण को लिखी हुई है यहाँ पर, जितनी भी तरह की हो सकती हैं, क्योंकि सारे के सारे ये फेज और ये एक्स ये बताता है कि नोड कहाँ पर होगा, ये एक टाइम ये बताता है कि उसकी प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक अवस्था क्या होगी इस वाले समीकरण में। तो हमें वास्तव में ये फेज निकालना होता है और ये बताना होता है कि किस तरीके की हमें वेव दे रखी है, उसके हिसाब से उसकी समीकरण कैसे लिखी जाए। हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ कि किस तरीके से हमें उसकी समीकरण लिखनी है। तो आप समझ में आ गया कि अब यहाँ पर साइन भी होगा, कोस भी हो सकते हैं, दोनों साइन दोनों कोस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे अप्रगामी तरंगों की समीकरण लिखते हैं। मान लीजिएगा आपको दे दिया कि एक रस्सी है जो कि दो फिक्स स्थिर सिरों के बीच में है और ये अप्रगामी तरंग के लिए आपको ये दे दिया है जिसमें यहाँ पर ये इसका आयाम 2a तक है, ये ऊपर तक जा रहे थे, ये अधिकतम है ना, जिसमें ये लेंथ आपको दे दी l। अब सोचो यहाँ पर तो ये क्या बनेगा, ये तो नोड बनेगा, निस्पंद बनेगा, ये भी निस्पंद बनेगा, नोड बनेगा,
है ना, निष्पन्न बनेगा। तो कह रहा है कि अगर ये अप्रगामी तरंग की समीकरण है तो ये अप्रगामी तरंग की समीकरण लिखो। तो समीकरण लिखने के लिए आप स्टैंडर्ड समीकरण पहले लिख लो बेटे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि x बराबर 0 पर नोड, मान लीजिएगा ये x बराबर 0 है और ये x बराबर l है, तो x बराबर 0 पर नोड बन रहा है। जब x बराबर 0 पर नोड बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपके पास 2a sin kx और sin ओमेगा टी प्लस फाई नोट, मान लिया समीकरण लिखी। हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि मैं तो ये लिखूंगा भाई 2a cos kx sin ओमेगा टी प्लस फाई नोट। अब यहाँ साइन होगा, कोस होगा और फाई नोट से पता लग जाएगा। हो सकता है आप इसे कोस लिखो, इसे साइन लिखो, है ना। लेकिन यहाँ पर अब कौन सा आंसर आएगा उसके लिए कुछ कंडीशन है वो सेटिस्फाई करते हैं। क्या सेटिस्फाई करते हैं, देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई x बराबर 0 पर ये तो हो गया, अगर इसकी बात करें कि ये कण कहाँ जा रहे हैं, ये पहचानना है कि ये कण कहाँ जा रहे हैं। ये कण यहाँ वाला था, ये यहाँ पर है, ये कण यहाँ से यहाँ पर है, ऐसा समझ लो। 2a एम्पलीट्यूड का कण यहाँ है, तो ये कण अपनी अधिकतम विस्थापन की अवस्था में है। अगर SHM की बात करें तो फेजर में हम इस चीज को कैसे दिखाते हैं, अधिकतम विस्थापन को, तो अधिकतम विस्थापन को तो हम यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पर। जब यहाँ पर होगा, अगर ये मान लीजिएगा 2 है, अगर ये यहाँ पर है, ठीक, तो इसका मतलब इसका इनिशियल प्रारंभिक फेज फाई नोट कितना हो गया, π/2। तो यानी कि यहाँ पे फाई नोट आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यानी कि यहाँ पर वास्तव में कोस ओमेगा टी आना चाहिए, 2a sin kx, 2a sin kx। अब बात करते हैं कि भाई साइन ले या कोस ले, यहां भी तो डाउट है कि साइन वाला लेना या कोस वाला। उसके लिए कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी कि x बराबर 0 पर कितना है y, ये एम्पलीट्यूड आयाम कितना है, ये देखो। इसकी बात करते हैं कि 2a sin kx, अगर हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो क्या आएगा 0। x बराबर 0 पर ये अपना, इसको हम पूरे को स्टैंडिंग वेव का नेट आयाम as लिख देते हैं। तो क्या as 0 आ रहा है, और क्या वहां पर भी 0 है x बराबर 0 पर, यस। और बेटे x बराबर l पर चेक करते हैं, 2a sin k को लिखेंगे 2π/λ, x को लिख लेंगे l। अच्छा l बराबर कितनी है, ये λ/2 होती है, तो λ/2 बराबर l है, तो λ बराबर 2l आ गया। तो यहां पर अगर हम लैम्बडा इसकी बात करें तो λ/2 आ जाएगा, l की जगह, x की जगह कितना λ/2, इससे कटा ये कटा, तो साइन पाई की वैल्यू क्या आई 0। यानी कि x बराबर l पर भी 0, x बराबर 0 पर भी 0, और यहाँ पे भी दिख रहा है x बराबर 0 पर 0, l पर भी 0। अगर आप सोचोगे कि सर यानी कि ये सही है, यानी कि यही आना चाहिए, अब इसको सोचते हैं कि सर मैं तो ये सोचूंगा कि इसमें as आपका ये होना चाहिए 2a cos kx। अब इसमें x बराबर 0 रखा, 2a cos k इंटू 0 क्या आ गया 2a, x बराबर 0 पर 2 आया। क्या x बराबर 0 पर 2a पर पहुंच रहा है, इसका मतलब ये वाले कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। ये है दिए गए प्रश्न की शर्त को संतुष्ट नहीं करता है। तो यानी कि ये वाला टर्म तो नहीं आएगा। हर बार दोनों से चेक कर लेंगे, जो भी दो ही कंडीशन होगी, या तो वो इसको यहां पे दिखाएगा या ऊपर दिखाएगा। तो जो भी इसका आंसर मैच कराएगा कि जो वहां पे दिया हुआ है कि x बराबर 0 पर 0 है, x बराबर 0 पर 2a होता तो मैच कर जाता, फिर कोस लेते। अगर x बराबर 0 पर 2a होता फिर कोस वाला आता। तो इसका मतलब इसकी समीकरण लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, इसी समीकरण लिखेंगे 2a sin ओमेगा टी kx, k की जगह क्या लिखेंगे भाई 2π/λ, और x की जगह क्या लिख देंगे l, x को x लिख लो, चलो ये आ गया, x को लिख लो l। हाँ जी, तो इसका मतलब समीकरण तो बात कर रहे थे ना, तो समीकरण आपकी कौन सी बैठेगी सही, ये समीकरण बैठ जाएगी जिसका आयाम ये होगा इतना। तो इस तरीके से हमें समीकरण लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं और सवालों से सिखाता हूं इसको। इसी में इस बात का ध्यान रखें कि k की वैल्यू क्या होगी। k क्या होता था बेटे 2π/λ, तो k की वैल्यू लैम्बडा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2π/λ,
लैम्बडा की वैल्यू है 2l के बराबर, तो k की वैल्यू आ गई π/l, यानी कि यहाँ पर y का जो आंसर बैठेगा क्या बैठेगा, तो y बराबर बैठ जाएगा 2a sin k की जगह लिख देंगे π/l और x cos ओमेगा t। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस, ये इस अप्रगामी तरंग समीकरण का आंसर आएगा। कोई और एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। चलिए जी, आपको एक अप्रगामी तरंग दे दी और आपको दिया हुआ है कि इसका अधिकतम आयाम इस कण का 2a है और ये कण अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है, तो इसकी समीकरण लिखो। तो इसकी क्या लिखनी है, अप्रगामी तरंग की समीकरण लिखनी है, अप्रगामी तरंग की समीकरण लिखो जी। तो देखो ध्यान से, सारे कण कहाँ पर है, अपनी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में है, मीन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो इसको अगर हमें समीकरण में इसका फेज देखें किसी भी 2a कण वाले का, मान लीजिएगा 2a वाला पार्टिकल की बात करें तो यहाँ है, तो इसका मतलब फाई नॉट कितना है, π/2 है, प्रारंभिक फेज उसका π/2 है। तो वास्तव में समीकरण में या तो साइन आएगा या कोस आएगा, उसके हिसाब से 2a, अब यहाँ साइन के एक्स आएगा या कोस के एक्स आएगा उसकी शर्त हम यहाँ से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी साइन आएगा या कोस आएगा वो फेज से पता लगेगा, ये फाई नोट से। ये तो पता लग गया कि ये π/2 है, ये तो पता लग गया कि ये साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है, यानी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या बन गया, ये तो आ गया कोस ओमेगा टी, यानी कि यहाँ तो कोस आएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, साइन रहेगा या कोस रहेगा। तो उसके लिए बेटे ये क्या बन रहा, नोड, ये भी क्या बन रहा नोड, ये भी क्या बन रहा नोड। तो ये कितना हो गया, ये L है पूरी, तो यहाँ पर कितना आ गया लैम्बडा, तो लैम्बडा इक्वल टू क्या है, L है, लैम्बडा इक्वल टू L है। अगर लैम्बडा इक्वल टू L है तो कंडीशन देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको या कोस वाला सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोस वाला संतुष्ट कर रहा हो तो कोस आएगा, साइन वाला कर रहा हो तो साइन। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई इसका जो आयाम है as वो कितना है, 2a sin kx। as का मतलब स्टैंडिंग वेव का, यानी कि स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव या प्रगामी तरंग का आयाम। तो मैं क्या करता हूँ, x बराबर 0 रखता हूँ। x बराबर 0 पर as कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि 0 है। अगर 0 आ रहा होगा तो बढ़िया बात है, और आ भी रहा है, देखो भाई आ भी रहा है, साइन 0 0, यानी कि अपने पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। L की बात करो तो x बराबर L पर देखेंगे as को, वो भी 0 आना चाहिए, 2a साइन k की जगह रख देंगे 2π/λ, और बेटे x की जगह रख देंगे कितना, लैम्बडा, लैम्बडा से लैम्बडा कट गया, साइन 2π, फिर 0 आ गया। इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी, इसका मतलब कहीं पे भी जहाँ पे भी नोड रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। अगर कोस में चेक करते हैं, कोस अगर मैं कह रहा हूँ कि as बराबर 2a cos kx, ये रख रहा हूँ मान लो, अगर मैं x बराबर 0 रख रहा हूँ तो 2a cos k इंटू 0, लो जी बिल्कुल वैसे ही समझ में आ गया। तो 2a, तो ये तो इक्वल टू 0 नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यानी कि ये वाला तो अपना आएगा ही नहीं, ये संतुष्ट कर रहा। तो यहाँ पर आएगा 2a साइन, अच्छा k की वैल्यू क्या बैठ गई भाई, k की वैल्यू निकाल लो, k क्या बैठेगा 2π/λ, और लैम्बडा बराबर क्या है, L है, लैम्बडा बराबर L है, तो यहाँ रख देंगे 2a साइन 2π/L इंटू x, यानी कि 2a साइन 2π/L इंटू x। ये आपकी उस तरंग की समीकरण आ गई जो आपको इस तरीके से दी गई होगी, ठीक है, इस अप्रगामी तरंग की समीकरण है। तो किसी में कोस भी आ सकता है, किसी में साइन भी आ सकता है, देखते हैं कहाँ क्या कोस आता है, अगले सवाल में समझते हैं। आपको एक मुक्त सिरों से जुड़ी हुई रस्सी दे रखी है जिसमें अप्रगामी तरंग उत्पन्न हो रही है। किसी समय पर यह आपको अप्रगामी तरंग की समीकरण लिखनी है ना। तो आपको वही करना है जो अपन पहले करता है कि आप पहले क्या करेंगे, समीकरण लिख लेंगे y इक्वल टू 2a साइन kx कोस या साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हो सकता है यहाँ कोस आए, हो सकता है यहाँ कोस आए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं फिगर से बात करूं तो ये a से 2a की तरफ जा रहे कण, a से 2a, क्योंकि अधिकतम आयाम कितना हो सकता है 2a, अधिकतम आयाम इसका 2a हो सकता है ना। लेकिन फेजर कितना है, फेजर कितना है, फेजर की बात कर लेते हैं पहले। तो फेजर में कहता है कि जो कण जा रहे हैं
ये अपनी कितनी लंबाई है 2a, और भाई ये ए से ए पर है कहीं यहाँ पर, और ऊपर जा रहे हैं यानी कि यहाँ से इधर जा रहे हैं यानी कि इधर आ रहे हैं, तो यहाँ से ए ये हो गया 2a ये हो गया, तो ये एंगल कितना हुआ अल्फा मान लो इसको। अगर इस अल्फा को बात करें तो ये कितना बैठेगा आधार बेस, ये आपका आधार होगा ये कर्ण, तो साइन अल्फा आधार बटे कर्ण कोस अल्फा कितना आ जाएगा a/2a कट गया, तो कोस 60 यानी कि π/3 अल्फा π/3 आया, तो ये फाई नोट हो गया, ये फाई नोट कितना π/6 आ गया। पहली बात कि फाई नोट π/6 आया, समझ में आ गई होगी इतनी बात। अगर ये फाई नोट π/6 आया तो यहां पर आएगा साइन ओमेगा टी प्लस π/6। अब बात करते हैं इसकी, x बराबर 0 पर कितना दे रखा है a, इसमें a दे रहा यहां पर, और ये l है, तो x बराबर l पर इसका आयाम कितना दिया हुआ है यहाँ पर, इसका कितना दिया हुआ है as माइनस ए, तो जो इसको संतुष्ट कर रहा होगा वो वाला आंसर लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर ये साइन या कोस वाला टर्म डिफाइन होगा, है ना। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले इसको चेक करते हैं कि ये आपका संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। x बराबर 0 पर चेक करते हैं, तो as की वैल्यू 2a साइन, अच्छा k भी लिख लो कितना आएगा, k कितना आएगा, k बराबर 2π/λ, ये λ/4, ये भी λ/4, तो टोटल कितना λ/2, यानी कि l बराबर λ/2 या λ बराबर 12, λ बराबर 12 आ गया, ठीक है। तो λ बराबर 12 आ गया, इसका मतलब हुआ λ बराबर 12 का मतलब साइन kx, k को लिख लेंगे हम 2π/, यहाँ पे लिख लेंगे 2π/, लैम्बडा को लिखा 12, इससे कट लेंगे π/l आ गया k, तो यहाँ लिख लो π/l। अच्छा x कितना 0, तो ये तो 0 आ गया, जबकि नॉट इक्वल टू किसके a के बराबर तो नहीं आया, ये तो a के बराबर आना चाहिए, तो 0 पे तो a बराबर था, तो यानी कि हमारा ये तो संतुष्ट कर नहीं रहा। तो दूसरा देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, as को क्या मान लेते हैं 2a साइन की जगह कोस मान लो, कोस kx ले लो, तो क्या लिखेंगे 2a cos π/l, x की जगह 0 रखेंगे अगर, तो कितना आएगा आयाम 2a cos 0 1 हो जाएगा, तो 2a तक जा रहा है अधिकतम आयाम, इसका जा रहा है अधिकतम आयाम 2a तक, है ना। तो इसमें अधिकतम आयाम यहाँ पे 2a तक जा सकता है, 2a लिख सकते हैं इसको, है ना। ऐसे ही जब हम जाएंगे l पर, l की बात करेंगे तो l लिखेंगे यहाँ, तो l से l कट जाएगा, cos π -1 हो जाएगा। जब हम x बराबर l लिखेंगे तो 2a cos π/l इंटू l से l कटेगा, तो आएगा -2a। इसका मतलब ये आपका इसको संतुष्ट कर रहा है कि भैया ये 2a और -2a के बीच में जाएगा, जो कि +2a और -2a तक इसका आयाम जा रहा है, जो कि a से 2a तक जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अधिकतम आयाम आपका +2a से -2a के बीच में कौन सेटिस्फाई कर रहा, कोस वाला, यानी कि यहाँ पे ये साइन वाला ना आकर के क्या आएगा, कौन आएगा 2a cos kx, y बराबर 2a cos k की वैल्यू कितनी π/l x साइन ओमेगा टी प्लस π/6, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी समीकरण ये बैठेगी, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए, अप्रगामी तरंगों में भी ऊर्जा की गणना की जाएगी, जिस तरीके से हमने
प्रगामी तरंगों में की या जिस तरीके से हमने सरल आवर्त गति में की, उस तरीके से यहाँ पर भी ऊर्जा की बात करते हैं। इसमें ऊर्जा की बात मैंने आपसे पहले भी की थी कि सरल आवर्त गति में ऊर्जा की बात हमने कर ली थी, एक कण की ऊर्जा की बात करी थी, लेकिन प्रगामी तरंगों में ऊर्जा सरल आवर्त गति की तरंगों की सरल आवर्त गति से ऊर्जा की गणना से अलग थी। बट यहाँ पर क्या खास बात है, यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर सारे के सारे कण एक ही जगह पर सरल आवर्त गति कर रहे हैं। जब सारे के सारे कण एक ही जगह पर सारा एक लूप में सारे के सारे कण जो है, मान लीजिएगा ये है, एक साथ ऊपर जा रहे हैं, सब एक साथ ऊपर जा रहे हैं, ये इसकी अधिकतम विस्थापन की स्थिति आ गई, मान लीजिएगा इसके अधिकतम विस्थापन की स्थिति आ गई 2a तक। तो यहाँ पर ये अधिकतम विस्थापन इस कण का 2a है, इसका कितना है कुछ होगा, इसका कितना है कुछ होगा। वास्तव में कोई भी विस्थापन किसके बराबर लिख लेते हम, वो लिख लेते 2a sin kx के बराबर। कोई भी विस्थापन था वो हमने ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो किसी भी कण का विस्थापन वो अधिकतम विस्थापन तक पहुंच चुका है, अधिकतम विस्थापन तक पहुंचने के बाद उसके रस्सी पूरी खींच चुकी है, लेकिन उस कण का अधिकतम विस्थापन पर वेग क्या होगा, शून्य। यानी कि इन सारे कणों की अधिकतम विस्थापन पर गतिज ऊर्जा शून्य हो गई, लेकिन पूरी रस्सी खींची हुई है उस समय, यानी कि उसमें कौन सी ऊर्जा आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई। इसका मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई, उस कण के पास उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो यानी कि यहां पर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग किसके बराबर हो गया, स्थितिज ऊर्जा के बराबर ही हो गया। लेकिन जब ये कण सारे नीचे आकर के इसकी माध्यावस्था में आ रहे होंगे तो रस्सी पूरी की पूरी खिंचाव से हट गई होगी, खिंचाव नहीं होगा, लेकिन रस्सी के कणों में यहाँ पर वेग होगा और माध्यावस्था में तो अधिकतम वेग होगा। तो माध्यावस्था में अधिकतम वेग होगा तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अधिकतम होगी, क्योंकि वेग अधिकतम है। यानी कि यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य हो गई। लेकिन इसका मतलब ये हुआ क्योंकि सारे के सारे कण सरल आवर्त गति कर रहे हैं, सरल आवर्त गति करने का मतलब क्या, इनकी कुल ऊर्जा नियत रहेगी। यस, कुल ऊर्जा का योग गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग फिक्स रहेगा। सरल आवर्त गति में हमें याद है कि कुल ऊर्जा जो होती थी एक कण की वो नियत होती थी, क्योंकि सरल आवर्त गति तो कर रहे सारे कण। तो किसी भी एक कण को ले लेते हैं और इस एक कण के लेकर के फिर सारी की सारी रस्सी पे जितनी भी लंबाई का एक लूप में जितनी ऊर्जा है उसकी गणना कर लेंगे। लेकिन हमें बात इतनी सी पता समझ में रखनी है कि भाई यहाँ पर हमारी जो ऊर्जा की गणना है बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे सरल आवर्त गति में करते थे। सरल आवर्त गति में करने का मतलब था कि उसमें कुल ऊर्जा जो थी, टोटल एनर्जी जो थी वो किसके बराबर थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर थी। और ये क्या थी, नियत थी, है ना, ये नियत ऊर्जा थी। अगर ये नियत ऊर्जा थी तो जिस समय पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी तो क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जी होगी। यस, लेकिन जिस समय काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो क्या उस समय पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्या वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी। भाई जिस समय स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान ही कुल ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का योग तो इसके बराबर रखना ही रखना है, वो तो नियत रखना है, क्योंकि सरल आवर्त गति में तो ऐसा ही होता था। और सारे कण चूंकि सरल आवर्त गति कर रहे हैं, ऊर्जा ट्रेवल नहीं कर रही है, ऊर्जा चल नहीं रही है, प्रगामी नहीं है, अप्रगामी है, एक ही जगह पर बिंदु सारे के सारे सरल आवर्त गति कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऊर्जा की गणना बिल्कुल वैसे ही की जाएगी जैसे कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की ऊर्जा की कैलकुलेशन, ऊर्जा की गणना करते थे। तो ये तो बड़ा आसान काम हो गया, इसका मतलब बड़ी सिंपल सी बात हो गई। तो आपको सीधी सी इसको या तो दोनों किसी क्षण पर दोनों का योग निकाल लो, जोड़ देंगे, लेकिन इतनी मेहनत क्यों करें। आप क्या करो, ऐसा कर लेते हैं, इसकी माध्यावस्था में कोई कण ले लेते हैं, माध्यावस्था में उसकी गतिज ऊर्जा की अधिकतम वैल्यू निकल जाएगी, और अधिकतम वैल्यू गतिज ऊर्जा की जो होगी वही टोटल ऊर्जा हो जाएगी, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी को जो ले लेंगे। और क्योंकि हमें ये पता है कि भाई यहाँ पर ये जो पार्टिकल है इसकी जो अधिकतम वेग होगा वो उस अधिकतम वेग से ही उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो वही क्या होगी, कुल ऊर्जा होगी। तो सीधी सी बात है, इस छोटे से की डी बराबर डी यू प्लस डी के, है ना, डी यू बराबर डी यू प्लस डी के। डी यू क्या हो जाएगी भाई, अगर ये बात करें तो डी के मैक्सिमम अधिकतम के बराबर भी हो जाएगी। ठीक है, चलो जी, तो इसको निकालने का मतलब इसको निकालना, और ये क्या होती है, हाफ ऑफ डीएम वेलोसिटी किसकी, कण की, जो कण सरल आवर्त गति कर रहा था, वो क्या हो जाएगी, क्या म्यू डीएक्स के बराबर हो जाएगा इसका द्रव्यमान। और ये वीपी कण का वेग क्या होता है भाई, कण का वेग क्या होगा, कण का वेग क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। अब वाई क्या है, समीकरण क्या है इसकी, क्या इसकी समीकरण ये थी, ए एस कोस ओमेगा टी, ये लिख लो, है ना,
ये लिख लो। चलिए अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालनी है तो ये Vp की भी कौन सी वैल्यू लेनी, अधिकतम लेनी, तो वही क्या होगी, कुल ऊर्जा के बराबर होगी। अब Vp की अधिकतम ऊर्जा निकालने, वेग निकालने के लिए क्या होती है, किसी कण की, Vp का मतलब किसी पार्टिकल, किसी कण का अधिकतम वेग, और अधिकतम वेग क्या होता है सिस्टम में, ए ओमेगा। ए क्या है यहाँ पर, ए एस इंटू ओमेगा। अच्छा ए एस क्या था, ए एस था 2a साइन के एक्स इंटू ओमेगा, ये ए एस था, और उसमें ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस कण का अधिकतम वेग आ जाएगा। उसको यहाँ रख दो और सोल्व कर लो और बस आंसर आ जाएगा। यानी कि आप क्या लिखेंगे, हाफ म्यू डी एक्स, उसकी जगह रखा ये 2a साइन के एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर, बस अपना काम हो गया। बाकी तो मैथ है, फिजिक्स खत्म होगी इसकी, आगे क्या मैथ है। लेकिन ध्यान रखना एसएचएम आता होगा, सरल आवर्त गति आती होगी तो ये बात समझ में आ जाएगी, और इसका डेरिवेशन में जो आंसर आएगा रिजल्ट को याद रख सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ऊर्जा पे बात नहीं की जाती, नहीं सवाल पूछे जाने जाते, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आएगा उसको याद रख लेने में कोई बुराई नहीं है। चलिए 1/2 म्यू डी एक्स 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, डी ई। तो जी कितना आ गया, इस 2 से 2 काट देंगे बेटे, तो क्या आ गया, म्यू 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स डी एक्स। अच्छा डी एक्स वाले पार्टिकल की कुल ऊर्जा ये आ गई है। अब मुझे निकालनी है इस लूप में कितनी ऊर्जा है, तो ये लूप की लंबाई मान लीजिएगा एल है, और बेटा एल बराबर क्या है, λ/2 है, तो लैम्बडा बराबर क्या है, 2l है, ये कह सकते हैं। तो आप इसमें x की लिमिट 0 से l तक सोल्व लेकर के कर सकते हैं। अगर मुझे कुल ऊर्जा चाहिए पूरे लूप में तो ये सब तो कांस्टेंट है, इसमें 0 से लेकर के l तक इसको इंटीग्रेट कर दो और पूरे इस लूप में ऊर्जा कितनी है स्टैंडिंग वेव्स की, अप्रगामी तरंगों की, वो आ जाएगी। यानी कि आ गई E, तो भैया आ गई 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिखना हमें आता है 1 माइनस cos 2kx/2 dx, है ना, ये हमें आता है। अच्छा अब इसको लिखो 2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 1 का क्या लिखेंगे, x माइनस cos 2kx, cos 2kx का क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2kx। 1/2 को आप एक काम करो, 1/2 को बाहर लिख लो, इससे कट जाएगा ये, तो इसका x आ गया, cos 2x का आ जाएगा साइन 2kx डिवाइड बाय 2k, ये तो बैठेगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से l। अब इस लिमिट को सॉल्व करना है। यहाँ आया म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, x की जगह रख देंगे l, x की जगह रख देंगे l माइनस साइन 2k। अच्छा पहले तो 0 l रखा, अब यहाँ पर क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे साइन 2kl, साइन 2kl डिवाइड बाय 2k माइनस 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा साइन 2kl, अगर मैं बात करूं k की, तो k क्या हो जाएगा भाई, k होता है 2 पाई बाई लैम्बडा, और k बराबर आ जाएगा 2 पाई बाई लैम्बडा की जगह 2l, इससे कटा, तो k बराबर आ जाएगा पाई बाई l, k बराबर पाई बाई एल, यानी कि k इंटू एल बराबर क्या आ गया, पाई। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, k इंटू एल की जगह पाई रख लेंगे, रखो जी, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल माइनस, जब यहाँ पाई रखेंगे तो क्या बन जाएगा, साइन 2 पाई अपॉन 2k, तो ये भी क्या बन गया, सारा का सारा 0 बन गया, तो यहाँ पे l बना, तो यानी कि एनर्जी आ गई म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल, ये आ गई पूरे लूप में ऊर्जा। अच्छा एल को क्या लिख सकते हैं, λ/2, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/2 म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू हमें ज़्यादातर पता रहेगी। तो यानी कि हमारे पास ऊर्जा की वैल्यू आ गई, यही इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कह सकते हो, यही इसकी अधिकतम स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हो, क्योंकि उसका मान कुल ऊर्जा के बराबर होगा। क्लियर, तो इस तरीके से हम स्टैंडिंग वेव या अप्रगामी तरंगों में कुल ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी
टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।